हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा से आप लोगों के आंसर रिव्यू कर रहा हूं डेली बेसिस पर। आप लोग मुझे आंसर भेजते हैं और जैसा कि थंबनेल पर दिख रहा है कि मेंस आंसर राइटिंग रिव्यू हम कर रहे हैं। अभी कुछ कम बच्चे भेज रहे हैं, मतलब 6-7 बच्चे हैं जो भेज रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। बाकी लोग अभी नहीं भेज पा रहे, तो आप लोग भी अपने आंसर को भेजने की कोशिश करा करें, अपने आंसर को जरूर भेजा करें, ठीक है। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं और आंसर राइटिंग को रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं, हमने एक तो पॉवर्टी वाला क्वेश्चन दिया था, एक हिस्ट्री वाला क्वेश्चन दिया था। तो कौन सा क्वेश्चंस किस तरीके से बच्चों ने लिखा है, अब हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप में से जो बच्चे चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना या हमारे इस एनसीईआरटी बैच से जुड़ना, तो उनके पास बढ़िया मौका है। टॉप फैकल्टी आप लोगों को एनसीईआरटी का बैच कवर करा रही है और ये फीस जो है एनसीईआरटी बैच की वो 4500, और जब आप कोड लगाएंगे तो 4275 आप लोगों को दिखाई देगी। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? एक आयामी और बहुआयामी दृष्टिकोण के कारण बताइए, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोगों को दिख रहा होगा और अच्छे से आप लोग इसे पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने और ज्यादा जूम कर दिया ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर कट ये नजर आने लगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये लिखते हैं, जीवन जीने के लिए जरूरी साधनों के अभाव की स्थिति को गरीबी कहा जाता है। यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड मेरमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा गरीबी सूचकांक जारी किया गया। वर्ष 2005 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का 109 देशों में 66वां स्थान है। बेहतरीन इंट्रोडक्शन इसको कहा जाएगा, इंट्रो, बेस्ट इंट्रो। दोनों तरीके से अपनी बात को सही साबित तरीके से, मतलब सही तरीके से दिखाने की कोशिश की गई। फैक्ट भी बताए, सब चीजों को यहां पर मेंशन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आयामी दृष्टिकोण, जब जरूरी साधनों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर आदि में किसी एक आयाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो उसे एक आयामी, जैसे केवल शिक्षा का ना होना, जैसे केवल स्वास्थ्य का ना होना, जैसे केवल बेसिक फूड का ना होना, तो वो एक आयामी होता है। बहुआयामी, जब जरूरी साधनों के हर आयाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, समस्या के कारण तथा उपायों को निर्धारित किया जाता है। गरीब भी है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, घर भी नहीं है, खाने के लिए भोजन भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं, तो बहुआयामी गरीबी का एग्जाम्पल होगा। चलिए ये बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, मनरेगा, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। गरीबी का अर्थ केवल आर्थिक अक्षमता नहीं बल्कि इसकी जड़ें काफी वृहद हैं। अतः एक आयामी दृष्टिकोण द्वारा इस समस्या से निजात पाना संभव नहीं है। दीर्घकालीन गरीबी उन्मूलन उपायों के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अच्छा, बहुत अच्छा, इन्होंने यहां तक अपनी बात को दिखाने की कोशिश की, अपनी चीज को यहां पर रखने की इन्होंने कोशिश की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी दृष्टिकोण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभ। इससे गरीबी की समग्र तस्वीर प्रस्तुत होती, राज्य जिलों विशिष्ट क्षेत्रों में पहुंच का संभव बनाता है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। यह बिना किसी भेदभाव, लिंग, जाति आदि के पहुंच के पक्षधर है। बच्चे जो कल का भविष्य, उनके सर्वांगीण विकास में सहायक है, ठीक है। ये बात भी इन्होंने अच्छे से बताने की कोशिश की। अतः सरकार को चाहिए कि बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करे। साथ ही एक आदर्श नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य कि हम जागरूक रहें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। केवल एक ही कमी जो मुझे यहां पर नजर आती है वो क्या है, एक तो थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में डेटा को यूज करना था। मतलब भारत की गरीबी दर या गरीबी का परसेंटेज और सरकार ने जो जो इनिशिएटिव चलाए हैं उससे कितना इंप्रूव हुआ है, तो थोड़ा सा यहां पर कमी नजर आती है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं इस बच्चे को, तो आप समझ लीजिएगा कि 10 नंबर में से मेरे हिसाब से 50% ये डिजर्व करती है, 5 नंबर इनको मेरी तरफ से मिलते हैं, ठीक है। हालांकि 5 नंबर इनके हिसाब से ज्यादा है, लेकिन अभी भी इनको बहुत सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है। कुछ इंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। एक तो कीवर्ड्स नोट डाउन करा करें, कीवर्ड्स जरूर मेंशन किया करें। दूसरा, कुछ डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन जरूर रखा करें, ठीक है। थोड़ा सा ये भी जरूरी है, एकदम ऐसा नहीं कि सारा ही डायग्राम के कंटेक्स्ट में दिखा दे, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन भी रखा करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुमेधा के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बहुत बढ़िया,
ठीक है, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? भारत एक विकासशील देश है, हालांकि इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन गरीबी आज भी एक विस्फोटक रूप में नजर आती है। नीति आयोग के अनुसार भारत में 25% आबादी गरीबी में जीवन यापन करती है, जो भारत की कुल जनसंख्या का हर चौथा व्यक्ति गरीबी में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इन्होंने जो बात यहां पर दिखाने की कोशिश की वो नीति आयोग, इससे पहले वाले बच्चे ने वर्मा जी ने जो दिखाने की कोशिश की थी वो यूएनडीपी के कंटेक्स्ट में, तो ये अच्छी बात है। गरीबी उन्मूलन किसी राष्ट्र में गरीबी को समाप्त करने के लिए किए गए आर्थिक मानवीय कार्यों को समूह को गरीबी उन्मूलन कहा जाता है। हर साल 17 अक्टूबर को इस दिवस को मनाया जाता है। बढ़िया बात लिखी है इन्होंने, ठीक है, ये भी अच्छी चीज है, ये भी अच्छी तरीके से आपने देखा। गरीबी उन्मूलन के बहुआयामी दृष्टिकोण, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, भुखमरी, आय कम होना, अनपढ़ता, कौशलता की कमी, बिल्कुल यही एग्जैक्टली गरीबी के आयाम है। गरीबी के आयाम के तौर पर आप लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन की बात करती है ये, ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, जवाहर समृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, स्वास्थ्य योजना, ठीक है, ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। जनसंख्या पर रोकथाम, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचाना, शिक्षा के माध्यम से रोजगार को बढ़ाना, दूर करने के उपाय, कौशलता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देना, भूमि सुधार को कार्यान्वयन को करना, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से यहां पर देखिएगा। देखो एक चीज दिखाता हूं इनकी, इन्होंने यहां पर लिखा कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए और यहां पर इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसका मतलब इनके क्वेश्चंस को आप बेहतर एक अच्छे क्वेश्चंस के तौर पर जस्टिफाई करके देख सकते हैं। फाइनली चलते हैं। गरीबी एक आयामी मुद्दा ना होकर बहुआयामी मुद्दा है। विश्व बैंक ने दुनिया में बढ़ रही गरीबी के बारे में कहा है कि हम पिछले कुछ वर्षों में इसको कम करने में सक्षम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी वैश्विक गरीबी उन्मूलन में एक बड़ा झटका साबित हुई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट हमें भरोसा दिलाती है कि हमें आने वाले 2030 तक हम कुछ हद तक गरीबी पर काबू कर लेंगे। ये थोड़ा सा लंबा लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो थोड़ा सा कंक्लूजन पार्ट को रिड्यूस करना है, क्योंकि शब्दों की लिमिट का भी ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी होगी। बाकी वेरी गुड, बेहतरीन आंसर इन्होंने लिखने की कोशिश की। सुमेधा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुधार कर रही हो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 200 वर्ड्स का ये सवाल था, लेकिन इन्होंने वर्ड लिमिट क्रॉस की है, तो 10 में से मेरे हिसाब से 4.5 नंबर इनको मेरी तरफ से मिलते हैं, 4.5 नंबर, ठीक है। अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, एक नया बच्चे ने लिखा है, ठीक है, नया बच्चे ने। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से है। अभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु अधिकार असीम नहीं है। असीम बोलते हैं अनलिमिटेड अधिकार का होना, अनलिमिटेड के कंटेक्स्ट में चीजों को दिखाई पड़ना, ठीक है। भारत में संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार भारतीय नागरिकों के सबसे मूलभूत अधिकारों में से एक है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 के अनुसार भारतीय नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर कहीं भी विचरण करने का अधिकार है। इसके भारतीय नागरिकों में कंपनी के शेयर धारकों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें कृत्रिम व्यक्ति, विदेशी और कोई अधिकार नहीं दिया गया है। थोड़ा सा लंबा कर दिया, इसका मतलब इस पर थोड़ा सा इन्हें काम करना है, थोड़ा सा इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है कि अपने शब्दों में इसको कैसे लिखा जाए। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को लिखें तो हमें किताबी भाषा से अलग हटकर चीजों को दिखाना होता है, क्योंकि किताबी भाषा से हम अपनी बातों को साबित नहीं कर सकते। विचरण की स्वतंत्रता के 2 आयाम है, आंतरिक आयाम, बाह्य आयाम। 19 क्लोज 1 घ कहता है कि केवल आंतरिक आयाम यदि देश की सीमा के अंदर विचरण करने का अधिकार प्राप्त है। विचरण की स्वतंत्रता पर केवल 2 कारणों से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 क्लोज, ये थोड़ा सा मिस कर दिया भाई, ये 19 क्लोज 2 है, ठीक है। जैसे लोकहित के आधार पर या अनुसूचित जनजाति के आधार पर। ऐसे केवल 2 आयाम नहीं है या केवल 2 चीज नहीं है, बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो 19 क्लोज 2 में शामिल है। पब्लिक इंपोर्टेंस का मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, समाज का मामला हो या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का मामला हो, तो ऐसा किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। समस्त भारत में निवास करना या स्थायी रूप से बसने का अधिकार भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19D में दिया गया है। बच्चा क्वेश्चंस के हिसाब से जो आप बताना चाहती थी वो कहीं ना कहीं इसमें मिस है, ठीक है। परंतु 19 क्लोज 1 में भारत
की भांति इसके लिए कुछ भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। निवास करने और स्थायी रूप से बसने का अधिकार पर भी 2 कारणों से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के हितों का परंतु अधिकार अंत्यातिक मतलब अनंत नहीं है। उदाहरण के लिए भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय संविधान की 5वीं 6वीं अनुसूची में भी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की हस्तांतरण निषेध के साथ साथ भूमि के आवंटन के नियम संबंधित है। बच्चा क्वेश्चंस लिखा अच्छा है लेकिन ट्रैक से गायब है। इसका मतलब इस क्वेश्चंस को ट्रैक के अनुसार जो लिमिटेड शब्द है, इतने ज्यादा फैक्ट, इतने ज्यादा आर्टिकल आपको यहां पर तो याद है। क्यों? क्योंकि अब आप इन्हें पढ़े रहे हैं, एग्जाम में आपको ये याद नहीं आने वाले। तो थोड़ा सा इस बारे में सोचने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और इस क्वेश्चंस को कैसे आप और अच्छे से लिख सकते हैं। आपने केस की बात मेंशन करी, कौशल्या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1963, बढ़िया। अधिकार भारतीय नागरिकों की गतिशीलता को बढ़ाते हुए कुछ प्रतिबंधों के अधीन भी है। नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकारों में से एक उचित संतुलन बनाए रखता है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट था, तो मेरे हिसाब से गुड आपको मैं दूंगा। और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी है, चीजों को कंसाइज फॉर्म में लिखना है। सारी चीजों को हम एग्जाम में नहीं मेंशन कर सकते, सारी चीजों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता है। बात समझ में आई? क्लियर? एकदम याद रहेगी बात। चलिए अब इस बच्चे का देख लेते हैं पॉवर्टी को डिक्लाइन करने का। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एमपीआई 2020, इंडिया इज 62nd अमंग 107 कंट्रीज विद एमपीआई स्कोर 0.24। ठीक है, ये ज्यादा फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चा। ये जो आपने इतना रैंक लिख दिया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डेटा आपको फिर परेशान करेगा। 0.125 ये आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ द 10 इंडिकेटर ऑफ एमपीआई। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात रखी, चाइल्ड मोटिलिटी की बात रखी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात रखी, स्कूल अटेंडेंस की बात रखी। ठीक है, उसके बाद कुकिंग फ्यूल की बात रखी, सैनिटाइजेशन की बात रखी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की बात रखी, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग। एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया, वर्ड लिमिट 100% क्रॉस होगी, तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। इसका मतलब अगर आप इसे ऐसे भी बनाने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो भी आपका क्वेश्चन बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसमें केवल और केवल आपने वर्ड लिमिट का ख्याल नहीं रखा और वर्ड लिमिट की वजह से आपका क्वेश्चन एक्सीड कर रहा है, एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की बात जब यहां पर की गई, ठीक है, तो जवाहर ग्राहम योजना, ठीक है, फूड एंड शेल्टर की बात रखी गई, अन्नपूर्णा स्कीम की बात रखी गई, प्रधानमंत्री आवास योजना। पूजा लिखा बहुत अच्छा है, पर बच्चा कंसाइज कैसे करोगे? बच्चा कंसाइज कैसे करोगे? इसे कंसाइज करने की कोशिश करो और वर्ड लिमिट का ध्यान रखो। वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखोगी तो एग्जामिनर इतने लंबे क्वेश्चंस को समझ सकते, भले ही आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, लेकिन अगर वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी बात को सही साबित करने में, अपनी बात को पूरी तरीके से कहने में असमर्थ हैं और इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना जरूरी है। बात समझ में आई? क्लियर? एकदम बात समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। अच्छा लिखा है, व्यूज आपके बहुत अच्छे हैं। देखो 4 पेज चैलेंजेस लिख दिया, और मतलब एक क्वेश्चंस को मैंने आपसे कहा था कि पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम जो पॉवर्टी वाला है 250 वर्ड्स में लिखना चाहिए। ठीक है, 200 में भी लिख सकते हो, और आपने इसके लिए वर्ड लिखे हैं 800। ऐसा लग रहा कि आपने क्वेश्चन ना लिखकर ऐसे लिखा हो, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो और दोबारा इसे लिखने की कोशिश करनी है, दोबारा इस पर आप काम करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर देखिएगा भाई, ये क्वेश्चंस काजल अग्रवाल का। ठीक है, मैंने मार्क्स नहीं दिया, उसकी वजह यही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन सीमाओं पर बहुराष्ट्रीय कंपनी तक फैलाने का लाभ वास्तव में बहुत बड़ा हो सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के अलावा अन्य देशों में भी कार्य करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों की एकीकृत करना, यह निवेश, वस्तु और सीमा पर वाणिज्य बढ़ावा देती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक मजबूत करता है। उदाहरण के लिए एप्पल, कोको कोला, आइडिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाभ क्या हुआ? अच्छे उत्पादकों का निर्माण, बैलेंस्ड है रोजगार, ठीक है, जीवन स्तर, ठीक है, स्थानीय उद्योगों का विस्तार, उस देश की सकल घरेलू अर्थव्यवस्था में योगदान, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे उत्पादकों, बेहतरीन। मतलब एकदम बैलेंस तरीके से अपनी बात को इन्होंने कहा है, बैलेंस तरीके से अपनी बात को लिखने की कोशिश की है। यह बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में आप अपनी ताकत को दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही सूचना प्रौद्योगिकी का उदाहरण है, एक दूसरे को बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, ऑटोमोबाइल, सेलफोन, फास्ट फूड, बैंकिंग संस्थाएं देखने को मिलती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों, निवेश और उसके साथ साथ संबंधों में लाभ हुआ है। इससे तकनीक, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, उत्पादों में अच्छी गुणवत्ता के साथ ही वित्तीय समावेशी के भी चीजों को देखने को मिलती है। बढ़िया लिखा है भाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। 100 वर्ड्स में लिखना था, एक पेज में अपनी बात को कहने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर मैं 100 वर्ड्स के हिसाब से इस क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करूं तो मैं 5 नंबर के इस क्वेश्चंस को मान लेता हूं, और इस बच्चे ने बाकायदा 5 में से 3.5 नंबर का काम किया है। बेहतरीन क्वेश्चंस इनके द्वारा मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, सॉरी, आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उपभोक्ता को बाजार में अपनी सुरक्षा, अधिकार और प्रणालियों की आवश्यकता क्यों है? 100 वर्ड्स में है। उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं और बाजार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कानून के माध्यम से अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए गए। उपभोक्ता के हितों की रक्षा हेतु 1986 लागू किया गया था। इंट्रो इससे अच्छा नहीं हो सकता, इससे अच्छा इंट्रो नहीं होगा। बढ़िया लिखा है। सुरक्षा का अधिकार, अधिकार की प्रणाली सुने जाने का अधिकार, बेहतरीन पॉइंट इन्होंने मेंशन किए। क्यों आवश्यक है? सभी को समान अवसर प्राप्त हो, विक्रेता के शोषण से बचने के लिए, उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, शारीरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए, कदाचार जैसी घटनाओं से बचने के लिए, उपभोक्ता को सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए। कंक्लूजन, उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा यानी कि 86 लाया गया था और धोखाधड़ी से बचा। बेहतरीन बच्चे, काजल, कमाल की परफॉर्मेंस आपकी है। 100 वर्ड्स में अपनी बातों को कहना, अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करना, बेहतरीन तरीके से आपने इसको लिखा है, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो लगभग 70% आपको मार्क्स मिल रहे हैं और ये मजेदार, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस भाई। आप लोग इन क्वेश्चंस पर नजर रखें, इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर लिखने की कोशिश करें। जो बच्चे अभी भी क्वेश्चंस नहीं लिख पा रहे, अपने क्वेश्चंस को जरूर लिखने की कोशिश करें। कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, या हो सकता है कि कल भी मैं आपका सेशन आंसर राइटिंग का रिव्यू कर दूं। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।